हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स की। फिजिक्स में बेसिकली ये चैप्टर 2 है वेक्टर, और आज हम लोग इसी पे कुछ चर्चाएं करेंगे। देखिए है क्या कि हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर्स के बारे में जनरली हम दो ही चीज़ों की जानकारी करते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसके पास अगर मैग्नीट्यूड है और अगर उसके पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा। आंख मूंद के हम अगर कहते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है हम जनरली यही बात बोलते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है। तो अभी तक जो ये बात हम लोग करते हैं, दो ही पॉइंट की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो क्या ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो ये दोनों पॉइंट हैं, क्या ये सफिशिएंट हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी बताने के लिए? अगर हैं, मान लीजिए अगर ये सफिशिएंट है, तो ऐसे हमारे पास कई फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे करंट हो गया, टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, जो फिजिकल क्वांटिटी हैं और उनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती हैं। तो आखिर में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बताने के लिए? तो आज के लेक्चर में हम जो हमारा फोकस रहेगा वो हम वेक्टर को जानेंगे और उससे रिलेटेड जो वेक्टर के कुछ एप्लीकेशंस है फिजिक्स में, उसके बारे में आज हम सिंपली पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटियाँ वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वेक्टर आखिर में होता क्या है। तो इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड इट हैज़ स्पेसिफाइड डायरेक्शन and obeys the law of parallelogram law of addition, and it and its addition is commutative, then and only then इट इज़ सेड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी तभी कहेंगे जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के अलावा उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो और वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, और तीसरी बात वह जो है उसका जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव एडिशन हो, तभी वो जो है क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी कही जाएगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। एक इसके बारे में अगर हम लोग जनरली चर्चा कर लें तो जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम की जो कोई पैरेललोग्राम है और इसके जो दो एडजेसेंट साइड हैं, जैसे मान लीजिए साइड ये हो गया ए और ये हो गया साइड बी, ये जो दो एडजेसेंट साइड हैं ये किसी दो वेक्टर को शो करते हैं, इस दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वही जो है इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाएगा, आर। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा एंगल है, और ये जो आर होता है ये आर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे आया इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक, और ये जो तीसरा पॉइंट है कि इट्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये है कि जैसे फिर वही हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने क्या बोला, ये दो कोई वेक्टर है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट मान लीजिए ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये मान लीजिए इसका आर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है तो अब इनके कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो किसके बराबर होना चाहिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर वेक्टर आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है इनका, इसके बराबर ये होना चाहिए। ये कैसे होगा, ये इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। कब प्रूव करेंगे, जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो उसी समय हम इसको भी प्रूव करेंगे ये कैसे होता, आखिर में ये वैल्यू हमें कैसे मिली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
ठीक है। अब देखिए वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनकी प्रॉपर्टियों को जो है जान ले रहे हैं तो इनके एप्लीकेशन में हमें बहुत सुलभता होती है, और जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हम वेक्टर को सॉल्व करते समय करते हैं वो चीज़ें हम जो है अपने दूर कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात अगर हम करें, पहली प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये कह रहा है कि इफ़ अ वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, कह रहा है कि इफ़ अ वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज़ नॉट चेंज। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लिया ये मेरा कोई वेक्टर है, इसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया, अब मैं इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। पैरेलली डिस्प्लेस होने के बाद ये हो गया वेक्टर बी यहाँ पे आके, ठीक। या फिर मैंने इसको क्या किया, पैरेलली ऊपर की तरफ भी मैंने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे हो गया इसका नाम वेक्टर सी। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं किसी ए वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके किसी पॉइंट पे ले गया कोई भी और फिर इसको मैं पैरेलली डिस्प्लेस किया, तो जो अब इसको डिस्प्लेस करने के बाद जो वेक्टर्स आए, जैसे ए को जब मैंने डिस्प्लेस किया तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया पैरेलली तो हमें वी वेक्टर मिला, और जब बी को मैंने इस डायरेक्शन में पैरेलली डिस्प्लेस किया तो हमें सी वेक्टर मिला। तो वो जो वेक्टर हैं ए, वेक्टर बी और ये जो वेक्टर सी है, ये तीनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसका ये है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स वेक्टर वी इज इक्वल्स वेक्टर सी। इसका मतलब कि इनका जो मैग्नीट्यूड है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। इसकी ट्रांसलेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर की बात हम बात करते हैं। फिर हम कहते हैं कि इफ़ अ वेक्टर रोटेटेड थ्रू एन एंगल अदर देन 2 पाई इट चेंजेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी वेक्टर को हम जो है, मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है और अगर मैं किसी भी वेक्टर को 2 पाई के अलावा मतलब 360 डिग्री के अलावा मैं किसी भी एंगल पे अगर रोटेट करूँगा तो वो जो वेक्टर जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ये वेक्टर है, इसको मैंने मान लिया थीटा एंगल पे रोटेट किया इस डायरेक्शन में, तो अब मेरा जो वेक्टर मिल के आया ये मान लीजिए मेरा बी वेक्टर अब मुझे प्राप्त हुआ। तो ये जो वैल्यू है बी वेक्टर की वह ए वेक्टर की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। जैसे पैरेलल के केस में क्या था कि ए वेक्टर को मैंने पैरेलली कहीं पे भी डिस्प्लेस कर दिया, तो जो ये वैल्यू है ए की वैल्यू वो किसके बराबर, वो बी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। बट इस केस में जो रोटेशन के केस में हमने क्या कहा है कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को 2 पाई के अलावा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री के अलावा अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। मतलब इस कंडीशन में जो हमारा वेक्टर होगा, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए था, इसको मैंने किसी एंगल पे रोटेट कर दिया, अब जो रोटेट करने के बाद मुझे मिला वो वेक्टर वी है, ये मान लीजिए थीटा एंगल पे मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया है, तो अब वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर वी होगा, ठीक है। अगर इस वेक्टर को मैं 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ, मतलब 2 पाई पे रोटेट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है मेरा, अब इसको मैं 2 पाई पे रोटेट कर रहा हूँ, 2 पाई पे यहाँ से चला, यहाँ से आया और ये यहाँ पे ये 360 डिग्री हो गया मेरा, थीटा इज इक्वल्स 360। अगर मैं इसको 360 पे रोटेट कर रहा हूँ तो देखिए ये मेरा ए वेक्टर है और जो मेरा दूसरा वेक्टर मिलेगा वह भी जो है ए, देखिए यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है और फिर आके वो इसी पॉइंट पे टर्मिनेट हुआ। इसका मतलब जो वी वेक्टर मिलेगा वो भी इसी पे ही मुझे मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो मेरा वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के ही बराबर होगा। मतलब इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। किस कंडीशन में, जब थीटा इज इक्वल्स 360 होगा तब, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर मींस वेक्टर ऑफ सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब जो है साफ साफ है कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये वेक्टर ए मैंने कोई लिया और ये मैंने दिखाया कि ये मेरा वेक्टर ए है। अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए मतलब -a की बात कहूँ तो -a क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वही बस चेंज हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा वह सेम ही होगा। देखिए ये होगा मेरा ए वेक्टर और ये होगा मेरा -a वेक्टर,
इस कंडीशन में क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड दोनों में हमारा क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो गया, ये जो प्लस और माइनस है ना, ये सेंस ऑफ डायरेक्शन बताता है। माइनस क्या बताता है कि ये जो मेरा ओरिजिनल जिस वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, अब ये जो दूसरी कंडीशन, इसमें इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो चुका है। ये जो माइनस होता है ना, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। कहने का मतलब ये कि किसी भी वेक्टर को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट ऑफ, इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट एंड इसका जो यूनिट वेक्टर, एंड क्या बताता है, यूनिट वेक्टर magnitude of the give can be written as product of a unit vector in that direction and magnitude of the given vector। कहने का मतलब जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये एन कैप क्या होता है, ये एन कैप यूनिट वेक्टर को शो करता है। तो किसी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड के और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के भी रूप में लिख सकते हैं। मतलब वेक्टर ए को जो है हम लोग लिख सकते हैं ए एन कैप, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें ये कहा गया कि जैसे देखिए कि यूनिट वेक्टर को, अगर हमें किसी भी वेक्टर को एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो है अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई आई जेड एंड के रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड पे, अगर हमें उसको रिप्रेजेंट करना है आई जे के, इसको जो है एक्स वाई जेड को हम आई जे के पे, आई जे के भी जो है इस पर एक्स वाई जेड पे जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को किसे, आई जे और के से, ठीक है। अब अगली जो बात है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मीन्स स्मॉलर ऑफ द टू एंगल। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हमें मान लीजिए दो वेक्टर के बीच का एंगल चूज़ करना होता है, तो हमेशा जो स्मॉलर वैल्यू होगी उन एंगल के बीच में वही चूज़ ही की जाएगी। जैसे मैंने ये लिया कोई एक, ये दिया मैंने वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब सॉरी, ये क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर मैं सपोज दैट इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, आई ए बी, देखिए इस कंडीशन में हम ए और बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी की। इस कंडीशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक कंडीशन ये है, ए बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरी कंडीशन में वेक्टर ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो अब मैं ए और बी के बीच में अगर एंगल मुझे निकालना होगा, तो जैसे देखिए मैं अभी हम कुछ देर पहले बात की है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम चाहें तो पैरेलली उसको इधर उधर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ये मेरा वी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बी को पैरेलली इसके टेल तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने पैरेलली इधर लाया और मैं अब जो है इसके टेल तक लेके आया इसको, और यहाँ पे लाके मैंने बी वेक्टर को लगाया। ये क्यों लगाया मैं भी आगे इसकी बात बताऊंगा, ठीक है। अब जो है ए और बी के बीच में जो वैल्यू एंगल है वो क्या है, ये एंगल है। अब ये जो एंगल है वो इस एंगल से क्या है, ज़्यादा है, इस थीटा एंगल से क्या ज़्यादा है। तो हमेशा दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हम चूज़ करेंगे वह हमेशा स्मॉलर एंगल ही चूज़ करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगली बात करेंगे, एंगल बिटवीन द कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज 0 और 180। ये भी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर, जैसे मान लीजिए सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल जो क्या है वो 0 होगा, थीटा 0। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, मान लीजिए ये ऐसे हो ए और बी मान लीजिए ये हो, तो अब इन केस में इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री है, ठीक है। अब जो है अगली बात हम करेंगे, इतनी चीज़ें हमारी
वेक्टर की हमने वेक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एप्लीकेशन जो है उनकी बात हमने की। अच्छा, अब मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि करंट जो है इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन की जितनी बातें थी लगभग लगभग हमने की। अब हम उसी जो हम लोग अभी पिछली चर्चाएं की हैं अब उसी को यूज़ करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि करंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो क्यों नहीं है। इस बात का हम लोग आंसर खोजेंगे कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा, पहली बात, अच्छा इसमें मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वह जो है करंट का डायरेक्शन रियल करंट का डायरेक्शन नहीं होता है वह जो है, बट इट इज़ मेयरली इंडिकेट दैट सेंस ऑफ चार्ज फ्लो। इसका मतलब ये है कि जो करंट का डायरेक्शन हम लोग बात करते हैं ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट, वो क्या होता है, सेंस ऑफ चार्ज फ्लो है। मतलब नॉट ट्रू डायरेक्शन। ये ट्रू डायरेक्शन नहीं होता है, बट जो है ये सेंस ऑफ चार्ज फ्लो होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब हम करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने क्या बोला था, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास खुद का डायरेक्शन हो, और वो क्या करे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। तो ये जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आर, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है। अगर तो कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, इनका आर जो होगा वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं, जैसे मान लीजिए ये कोई करंट है, यहाँ से मान लीजिए करंट आया 3 एम्पियर। ठीक है। यहाँ से करंट गया मान लीजिए 5 एम्पियर। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट करंट होगा, जो आर होगा, वह क्या होगा, आर बराबर होगा 3 + 5 मतलब 8 एम्पियर। ठीक है। 3 + 5 8 एम्पियर होगा। ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में वेक्टर की जो प्रॉपर्टी वो क्या होनी चाहिए, ये कैसे ऐड करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये एक साइड बता रहा है पैरेललोग्राम का, ये दूसरा साइड बता रहा है पैरेललोग्राम का, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो करंट है मेरा डज़ नॉट ओबे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये चीज़ें बहुत सफिशिएंट हो गई हमें बताने के लिए कि करंट जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। वेक्टर्स का एडिशन आखिर में कैसे किया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो अगर वेक्टर्स की एडिशन की बात करें, देखिए हमेशा जो है वेक्टर्स के एडिशन के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर ये ए है, मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए, अब इसमें हमको बी वेक्टर को, कोई ये वेक्टर है मान लीजिए बी, इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो इस हमेशा जो है यही कंडीशन, हमेशा जो है हमें एक ही बात का ध्यान देना होगा कि जिस पे जोड़ना है, मान लीजिए ए पे हमें बी को जोड़ना है, तो हमेशा जो ए का, जो बी का टेल होगा, ये देखिए ये क्या है, बी का टेल है। ठीक है। बी का जो टेल होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, ए के हेड पे। मतलब जिसको जोड़ना है उसका टेल जिससे जोड़ना है उसके हेड पे ही होना चाहिए, तभी जो है हमारा वेक्टर का एडिशन हो पाएगा। ठीक। अब मान लीजिए हमें जो है ये कोई ए वेक्टर है, ठीक, ये कोई बी वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे रखा गया है, कोई बी वेक्टर है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। अब हमें कैसे जोड़ना है, हमें तो ये पता है कि जो है हमारा बी का टेल होना चाहिए वो ए के हेड पे होना चाहिए, तभी जो है इसका एडिशन हो पाएगा। अब हम कैसे, हमारे पास लेकिन बी क्या है, बी तो दूर है इसे, अब हम कैसे इसको जोड़ें। इसको जोड़ने के लिए हमने बहुत पहले एक प्रॉपर्टी की डिस्कशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली अगर हम चाहें
तो आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इस वेक्टर को यहाँ किया। ठीक, अब ये जो हमारा वेक्टर है वो अब यहाँ से आके मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया इस वेक्टर को। ठीक है, अब जब हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया इस वेक्टर को, तो अब ये देखिए हमारा जो बी वेक्टर है अब वो कहीं ऐसा कुछ करके आके यहाँ पे लग गया। देखिए अब जो बी का टेल है वो ए के हेड पे आके लगा हुआ है। ठीक, अब जो है अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो इनिशियल वेक्टर है, जो एक तरह से जो सबसे पहला वेक्टर हमने लिया था कि जिसमें हमें ऐड करते जाना है, जिसमें हमें वेक्टर को ऐड करना है, जो पहला वेक्टर है उसका टेल, ये देखिए उसका टेल, और जो मेरा फाइनल वेक्टर है, मतलब मान लीजिए ए हमने बी वेक्टर जोड़ा तो ये बी वेक्टर हो गया। अगर मान लीजिए मुझे कोई सी वेक्टर जोड़ना होता इसके बाद तो हम सी वेक्टर जोड़ते। जैसे मान लीजिए अगर हमें सी वेक्टर जोड़ना होता तो हम सी वेक्टर ऐसे जोड़ते। मान लीजिए फिर इसके बाद हमें कोई डी वेक्टर जोड़ना होता, हम डी वेक्टर ऐसे जोड़ते। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल वेक्टर होता है उसका टेल और जो हमारा फाइनल वेक्टर रहेगा उसका हेड, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, एक वेक्टर फॉर्म में मिला देंगे। ठीक है, अब जो ये हमारा आएगा ना, इसे जो ये लाइन आएगी ना, जो ये वैल्यू आएगी वही होगी हमारी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आर की वैल्यू क्या होगी, आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, सपोज दैट हमारे पास अभी जो है, मान लीजिए मैंने दो वेक्टर लिया, अब ऐसे कई वेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, मान लीजिए कोई सी वेक्टर हो, कोई डी वेक्टर हो, कई वेक्टर्स हमारे पास हों। जैसे ये कोई ए वेक्टर यहाँ पे है, ठीक, ये ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर यहाँ पे है, ऐसे रखा गया है, बी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर मान लीजिए ऐसे रखा गया है, कोई डी वेक्टर ऐसे रखा गया है। ऐसे अनेकों नेक हमारे पास वेक्टर्स हों और इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो इन सारे, अब हमारा मान लीजिए हमने रेफरेंस किसको लिया, ए वेक्टर को मैंने रेफरेंस ले लिया। अब हमारी कोशिश यही होगी, अब मान लीजिए ए वेक्टर है, अब इसके हेड पे हमें क्या है कि बी वेक्टर के टेल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। मतलब एक वेक्टर जो हमारा डिफरेंस वेक्टर है उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का जिसको जोड़ना है उसका टेल लाके हमें चिपकाना है। अब कैसे चिपकाना है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पैरेलल, जो हमने बोला है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम पैरेलली इधर या उधर करें तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। उसी के हेल्प से हम इसको चिपकाते जाएंगे। मान लीजिए इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बी वेक्टर ऐसे कुछ करके बनेगा, फिर ये सी को क्या करेंगे, हम बी से चिपकाएंगे, तो करके कुछ करके ऐसा कुछ हमारे पास एक फिगर बन के आ जाएगा। देखिए ए को हमने, ये ए वेक्टर है, ये मान लीजिए वी है, इसमें मैंने कोई वेक्टर लगाया सी, फिर जो है इस पर कोई मैंने वेक्टर लगाया डी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, जो मैंने इनिशियल रेफरेंस वेक्टर लिया है उसका टेल और जो मेरा फाइनल वेक्टर है उसका हेड, क्या करेंगे हम आराम से प्रेम से इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो मेरा है यही होगा, इस वेक्टर का जितना वेक्टर है ना, इनके एडिशन का रिजल्टेंट यही होगा। ठीक है, अब ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब जो है हमारी बात आएगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two vectors p and q are represented by two adjacent sides of parallelogram both pointing outward, diagonal drawn through the intersection of the two vector represent the resultant। जैसे देखिए ये कोई मान लीजिए है हमारा वेक्टर ए और ये क्या है, वेक्टर बी। ये क्या कर रहा है, ये दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंटिंग आउटवर्ड, देखिए ये दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड की तरफ, मतलब अगर ये मेरा दोनों का इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन से आउटवर्ड की तरफ दोनों पॉइंट कर रहे हैं, दोनों आउटवर्ड की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात, अब इन्होंने अगले लाइन में कहा कि डायगोनल ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो अब इन दोनों वेक्टरों के इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास होगा, अब मान लीजिए मैं इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ।
ये मेरा कुछ अब कंप्लीट पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया। अब इन्होंने ये बोला कि डायगोनल पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन, ये इसका इंटरसेक्शन है और यहाँ से मान लीजिए ये हमारा डायगोनल पास होगा, तो जो ये डायगोनल होगा वही इन दो वेक्टर बी का और वेक्टर ए का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब हम इसकी प्रूविंग की बात करेंगे कि ये जो अब हमारे पास एक फार्मूला था ना, आर इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी वी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab कॉस थीटा, ये कैसे आया, अब इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी बात करते हैं कि आखिर में ये जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला आया कैसे। ठीक है, देखिए हमने ये लिया, कोई वेक्टर लिया, हमने देखिए पहले एक इनिशियली एक पैरेललोग्राम लिया। अब ये देखिए ये क्या है, इसका क्यू वेक्टर है और ये मान लीजिए पी वेक्टर मैंने माना। ये दोनों क्यू और पी वेक्टर क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को शो कर रहे हैं और ये आर क्या है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब कुछ ज्योमेट्री इसमें लगेगी, ज्योमेट्री लगने के बाद ये रिजल्टेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी। जैसे अब मैं बात करता हूँ, अरे यार सीधा नहीं बना, ये देखिए ये मेरा एक है, ये मान लीजिए मेरा वेक्टर क्यू है और ये मेरे वेक्टर हैं पी। ठीक है, ये दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को शो कर रहे हैं। अब मैंने इस पैरेललोग्राम को एक्सटेंड पूरा बनाने की कोशिश की और ये मेरा देखिए कुछ पूरा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, आर जो है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा और ये दोनों पॉइंट की इंटरसेक्शन से पास होगा, ये मेरा कुछ आर रिजल्टेंट वेक्टर बन के तैयार होगा। ठीक, इन दोनों वेक्टरों के बीच में जो एंगल है मान लीजिए थीटा है, एंगल इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। ठीक, अब हम कुछ ज्योमेट्री करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर मैं अब देखिए ये जो अब एक चीज़ देखिए, हमको क्या पता है कि पैरेललोग्राम की जो पैरेलल अपोजिट साइडेड होती हैं वो क्या होती हैं, ये साइड इसके ये साइड जो है वो किसके बराबर होगा, इस साइड के बराबर होगा, ये साइड किसके बराबर होगा, इस साइड के बराबर होगा। इसका मतलब ये अगर ये Q है तो ये भी Q ही होगा। ठीक है, ये P है तो ये P ही होगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश की। परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं यहाँ से, ये देखिए इसको एक्सटेंड किया, ये मेरे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया 90 डिग्री। ठीक, इसी चीज़ को थोड़ा सा हम जो ये फिगर है मेरा ना, अब मैं इसी को ही एक्सटेंड करके बनाऊंगा, इसी फिगर को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए ये बन के तैयार होगा, ये होगा 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट बी है, और ये जो मैंने किया है ये मान लीजिए पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट। ठीक, और ये क्या है, इसको मैंने ई नाम दे दिया। ठीक, अब देखिए अब अगर मैं अब ये क्या है, ये देखिए जो हमारा ये ट्रायंगल है ए, ये देखिए कुछ ऐसे करके बना, ए ई और ये सी, ये क्या है, एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकता हूँ। इसका मतलब आप समझे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब क्या था, थोड़ी सी ज्योमेट्री हमने आसान की और इसको मैंने अब पाइथागोरस लगाने लायक बना लिया। ठीक है, अब जब मैं इसको पाइथागोरस लगाने लायक बना लिया हूँ तो अब इस पर पाइथागोरस लगा भी देते हैं। जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि पाइथागोरस लगाने पे हम क्या देखेंगे, ए सी स्क्वायर इजुकस ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये क्या है, देखिए ये ए सी है, इसका ये क्या है, डायगोनल है, और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइट है। मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वस ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब अच्छा, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं, देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं, ये हमारा वेक्टर क्या है, देखिए ये है मेरा P और ये मेरा C है, ये E है और ये मेरा
बी है, ठीक है। अब अगर मैं, अच्छा ये एंगल ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। इतनी ज्योमेट्री आप लोग को पता ही होगी। अब मैं अगर इस पी को इसके बी ई के टर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए हमें क्या पता है, लाल बटे कक्का। अगर मैं सिंपल सी बात लाल बटे कक्का की करूं तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी ई डिवाइडेड बाई बी सी, बी ई डिवाइडेड बाई बी सी मतलब बेस अपॉन का हाइपोटेनस, ठीक। तो कॉस थीटा, अब मैं इसको अगर जो है पी को इसके टर्म में लिखूँ, कॉस थीटा के टर्म में लिखूँ, बी ई को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं बी ई को लिख सकता हूँ, बी ई बराबर हो जाएगा बी सी कॉस थीटा, ठीक। बी सी की वैल्यू क्या है, पी, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी पी कॉस थीटा। अब उसी प्रकार से अब हमारा क्या, अगर मैं अब बात करूं ए की, तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ई, ठीक। बी ई क्या लिखा जा सकता है, पी कॉस थीटा, ठीक। तो अगर, और ये ए बी क्या लिखा जा सकता है, ए बी बराबर है क्यू। इसका मतलब कि ए ई बराबर क्या है, क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ए ई बराबर क्या है, क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है। ये ए बराबर है। अब देखिए इस चीज़ को हमने क्या बोला, देखिए क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है। अब हम लोग क्या करें, अब हमको अब सी ई को, सी ई की बात करनी है। सी बराबर क्या है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सी ई, अब मैं साइन थीटा लगाऊंगा सी ई के लिए, जो मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सी पी अपॉन का पी, सी ई अपॉन का पी। तो सी ई बराबर क्या हो गया, पी साइन थीटा। अब मैं ए ई की वैल्यू और सी ई की वैल्यू क्यू और पी के टर्म में मैं इसको लाके पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा आया हुआ है, ए सी इज इक्वल्स ए ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें मैंने पुट कर दी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या हो गई, क्यू प्लस पी कॉस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। इसको मैंने क्यू प्लस पी कॉस थीटा को मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी के, इसको मान लिया मैं ए और इसको मान रहा हूँ मैं बी। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाइए इसमें, ठीक है, इसको उसी से एक्सपेंड कर दीजिए। तो मुझे क्या पता है, क्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस टू क्यू पी कॉस थीटा टू ए बी, ठीक। अब ये पी, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से इसमें पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में पी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। जब पी स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉमन लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक। तो अब मैंने इसकी जगह 1 पुट कर दिया वैल्यू। तो अब मेरा जो फाइनल वैल्यू मेरे पास आया वो क्या आई, आर स्क्वायर इज इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गया रिजल्टेंट, और इसी की बात हमने की थी। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो फार्मूला है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम बात करेंगे, अगर ठीक है, अगर हम अब थीटा इसमें क्या नाम है, ये कम्यूटेटिव लॉ जो है इसकी बात कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव कैसे है, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने क्या बोला था, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल्स वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी, ठीक है। ये कैसे, अब इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए, अब सपोज करिए ट्राइंगल ए डी सी को देखिए, ट्राइंगल ए डी और सी, ये है आपका ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो ट्राइंगल ए डी सी को जब हम लोग देखेंगे ए डी सी को, तो इसमें ट्राइंगल ए डी सी में आर बराबर, ये क्या है, आर ये रिजल्टेंट है, आर बराबर क्या है, वेक्टर पी प्लस का वेक्टर क्यू, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ये हमने पिछली बात की थी ट्रायंगल मेथड, वहाँ पे मैंने लगाया आर बराबर ये आ गया, ठीक। अब मैं बात करूँगा ट्रायंगल, अब मैं बात करूँगा ट्रायंगल ए बी सी की। ये देखिए, ये मेरा ट्रायंगल ए, ये बी, ए ई सी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ये हो गया ट्रायंगल सी आपका, ठीक है। ये ए बी सी हो गया आपका, ए बी और ये सी, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। इसमें अगर आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और सी, इसमें क्या होगा, इसमें आर बराबर क्या है, इसमें आर बराबर हो जाएगा
वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी। आर बराबर आया, ये किस ट्राइंगल में आया? इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे अब ट्राइंगल की बात हमने पिछली बार किसी की थी, ए डी और सी की जब बात की थी तो इसमें हमारा ए डी सी की बात की थी, तो इसमें क्या मिला था हमें? इसमें मिला था कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर किसके थे? वेक्टर आर के। अब देखिए दोनों कंडीशनों में वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। अब एक चीज़ देखिए कि दोनों कंडीशनों में मेरा एल क्या है? आर। आर ठीक है, एल के यहाँ बराबर है। जब एल बराबर होंगे तो आर भी बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्यू वेक्टर प्लस वेक्टर पी इज इक्वल्स वेक्टर पी प्लस वेक्टर का क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये चीज़ यहाँ पे हमने प्रूव कर ली। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर जो है यहीं पे मेरा ख़त्म हुआ। ठीक, अब अगर हम लोग चाहें तो बात थोड़ी सी सब्ट्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि किसी भी वेक्टर के एडिशन, देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है? अगर मैं सब्ट्रैक्शन को दूसरी भाषा में कहूँ तो सब्ट्रैक्शन जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये है मेरा वेक्टर ए। अगर मैं सॉरी दूसरी भाषा में बात करूँ तो जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला वेक्टर ए, सॉरी ये वेक्टर ए है। ठीक है, कोई वेक्टर बी है, ये मेरा वेक्टर बी है, मुझे इसको ऐड करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ए का हेड होगा उस पर बी का टेल आके जुड़ेगा, तभी इसका एडिशन होगा। अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन की बात करूँ, ए माइनस बी की बात करूँ, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी। ठीक, मतलब ए माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया, ये मेरा वेक्टर पी था और ये मेरा वेक्टर क्यू था। अब इस पी और क्यू को जो मैं ऐड करूँगा तो मेरा क्या होगा? रिजल्टेंट आर बन के ये तैयार हो जाएगा। इस डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मैं माइनस क्यू को क्या करूं उसमें, इसका अब मैं अगर ये कहूं कि पी माइनस क्यू कर दूं, पी माइनस क्यू को मुझे निकालना है, तो अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वेक्टर पी में माइनस क्यू वेक्टर को मैंने जोड़ दिया। ठीक, माइनस का मतलब मैंने क्या बोला था? अगर मान लीजिए क्यू का डायरेक्शन, वेक्टर क्यू का डायरेक्शन ये है, मान लीजिए क्यू का डायरेक्शन, तो माइनस क्यू का डायरेक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस क्यू का वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक, तो अब मान लीजिए मुझे क्या करना है? वेक्टर ये देखिए ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर पी है मेरा। अब इसमें मुझे जब मैं क्यू प्लस करता था तो ये क्यू का प्लस का डायरेक्शन इधर रहता था। अब मुझे क्या करना है? माइनस क्यू को करना है। तो माइनस क्यू का डायरेक्शन क्या होगा? ये मेरा पी होगा, इस क्यू के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट ये आ गया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला था कि जो मैंने इनिशियल वेक्टर रेफरेंस वेक्टर लिया था उसका टेल और जो मेरा फाइनल वेक्टर मैंने जो जोड़ा है इसमें उसका हेड, मैंने इसको मिला दूं। तो ये मैंने क्या कर दिया? मिला दिया इसको। अब मिला देने के बाद जो आया यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? वेक्टर पी माइनस का वेक्टर क्यू के बराबर होगा। ये मेरा क्या होगा? पी माइनस क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखिए कि मैंने क्या यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या था? ये इसका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या था? ये था। ठीक है, यही थीटा एंगल था। ठीक, अब मुझे जो लेना है वो एंगल क्या? अब देखिए ये मेरा पी वेक्टर है और ये मेरा क्यू वेक्टर है, इनके बीच में मान लीजिए ये मेरा पी वेक्टर देखिए और ये मेरा क्यू वेक्टर है। अब इनके बीच का मुझे एंगल लेना है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो अब मेरा जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जा रहा है। देखिए ये एंगल हो जा रहा है। ठीक है, ये एंगल मुझे अब लेना है। तो इनिशियली ये अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये कितना है? थीटा। और ये पूरा अगर लाइन है तो लाइन कितना एंगल बनाता है? 180। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस का थीटा। देखिए
180 माइनस का थीटा होगा। तो अब इस केस में जो थीटा की हमने कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग रखते थे, अब इस केस में कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो हम क्या रखेंगे, 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा कब करेंगे, जब हम वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, जब हम वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करेंगे। जब हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तब उस केस में थीटा बराबर क्या आ रहा है, जो हमारा एंगल, वो ये एंगल बराबर क्या आ रहा है, 180 माइनस का थीटा। ये एंगल बन के आ जा रहा है, ये देखिए। ये कब, जब हम सब्ट्रैक्ट करें किसी वेक्टर को। अब इस तरह से, अब अगर मैं इसकी बात करूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, तो ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकता है। मतलब वेक्टर क्यू पी माइनस वेक्टर क्यू इज इक्वस नॉट इज इक्वस वेक्टर क्यू माइनस का वेक्टर पी। ठीक। अब अगर हम बात करें एडिशन सब्ट्रैक्शन की, थोड़ी सी और बात कर लें, तो हमने खैर मैं पीछे भी बात कर चुका हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा कोई पी वेक्टर है और ये मेरा कोई छोटा सा क्यू वेक्टर है, ठीक है। अब इस क्यू वेक्टर को मुझे क्या करना है, पी वेक्टर के साथ जोड़ना है मुझे। मतलब जो मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए वो होना चाहिए पी प्लस क्यू। तो मुझे क्या पता है कि मैं ये जो है इसके हेड पे ही इसका टेल आके जुड़ेगा। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक। फिर लाके मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे लाके जो पिछली प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ी उसकी हेल्प से शिफ्ट किया। तो इसका टेल अब यहाँ पे आ जाएगा, इसका हेड इसके हेड पे, ठीक। अब ये हो जाएगा, ये आपका होगा वेक्टर क्यू। रिजल्टेंट हमारा कहाँ होगा, इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक का जो आएगी वैल्यू, ये क्या होगी, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये अब जैसे मान लीजिए ये मेरा रेफरेंस है कोई, ठीक, ये कोई मेरा पी वेक्टर है। ये एग्जांपल्स हैं। अभी मान लीजिए मैंने कोई क्यू वेक्टर में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया। क्यू वेक्टर को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए इसका जो रेफरेंस, हमारा रेफरेंस के टेल से और जो फाइनल वेक्टर है उसके हेड तक की जो दूरी होगी वही हमारी रिजल्टेंट होगी। ये देखिए ये कुछ करके मेरा आर आ गया, ठीक। अब वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर किसके बराबर होगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी माइनस का वेक्टर क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में जाना, वेक्टर्स होते क्या हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, उनके एप्लीकेशन को डिस्कस किया, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।